हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूं यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की क्लास। तो आप लोगों को पता है कि इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूं रोज आंसर राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, हम जो मेंस आंसर राइटिंग है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है आपके वो न्यूज आर्टिकल्स एडिटोरियल से मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। ठीक है जी, तो चलिए ये सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं। अनअकैडमी लेकर आए आप लोगों के लिए ग्रेट लर्निंग वीक, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर मास सब्सक्रिप्शन जैसा ऑफर मिलेगा। कॉम्बो प्राइजेस यहाँ पर आ चुके हैं, ऑप्शनल आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, और नोट्स भी मिलेंगे आपको हिंदी और इंग्लिश में। तो ये आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, आप लोग इसमें देख सकते हैं ऑप्शनल कार्निवल है यहाँ पर। ठीक है, फिर आपके कॉम्बो प्राइजेस यहाँ पर आ चुके हैं, आप लोग इनको भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको 1-on-1 पर्सनल मेंटोरिंग भी मिल रही है। फिर आगे यहाँ पर है आपका महा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जिसमें आपका 4 मंथ्स का एक्सटेंड कर दिया गया है आपके सब्सक्रिप्शन को। ठीक है, अगर आप लोग लेते हैं और जब भी सब्सक्रिप्शन लो कोड का इस्तेमाल जरूर करना, दैट इज स्टडी आईएएस। व्हेन यू अप्लाई दिस कोड आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है। ओके, देन यहाँ पर आपको लोन की सुविधा भी मिल रही है अगर आप लोगों को अपनी यूपीएससी की तैयारी करनी है अनअकैडमी पे। फिर यहाँ पर आपकी 20 बुक्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड करी जा रही है अनअकैडमी द्वारा, जिनकी कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपए, बट ये आपको सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएंगी फ्री। ओके, फिर है अनअकैडमी का कॉम्बैट विच इज अ लाइव क्विज एंड इट हैपेंस एवरी संडे। हर संडे को ये लाइव क्विज होती है आपकी 11 बजे। आप लोग चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स, और यहाँ पर आपका ये लाइव टेस्ट होता है। टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। स्कॉलरशिप जीत सकते हो आप लोग, बस जब भी एनरोल करोगे स्टडी आईएएस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पे ये बैचेस हैं, आप लोग चाहें तो इनमें भी एनरोल कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए पहला क्वेश्चन आपको बात कर रहा है क्रिप्टो करेंसी पे। तो हम लोग यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका एडिटोरियल आया था। ठीक है, एडिटोरियल है आपका जो कि आपका क्रिप्टो करेंसी पे आया था। और क्रिप्टो करेंसी की यहाँ पे बात हो रही थी, यहाँ पे बात ये करी जा रही थी कि भैया जो क्रिप्टो करेंसी है आपकी, ठीक है, उसको इंडिया को भी अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको बैन नहीं करना चाहिए। बिकॉज जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है वो यहाँ पर आपका कह सकते हैं एक फ्यूचर रहने वाला है। ठीक है, डिजिटल फ्यूचर है आपका। ठीक है, तो ये आपका काफी हद तक इम्पोर्टेंट भी रहेगी। तो यहाँ पर इंडिया में बैन क्यों थी क्रिप्टो करेंसी, आखिर क्या रीजंस हैं? ठीक है, और किस तरीके से ये यहाँ पर एक डिजिटल रेवोल्यूशन ला सकती है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी ना। जब भी आप लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द आंसर फर्स्ट। पहले आंसर पढ़ो, आंसर को डिवाइड करो। ठीक है, आप लोगों को आंसर को फेज में डिवाइड करना पड़ता है और ये चीज समझनी पड़ती है कि आंसर आपका आपसे, मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका आपसे पूछ क्या रहा है। आखिरकार जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर किस चीज के बारे में पूछा। तो देखो क्वेश्चन आपका बात कर रहा है कि देखो क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी आप लोगों को पता है डिजिटल मनी है, डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी है आपका। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको देखना है कि भैया क्रिप्टो करेंसी के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी विल लेट द नेक्स्ट फेज ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन एंड इंडिया मस्ट नॉट मिस द बस। अब इसको आपको इलेबोरेट करना है, ये पर्टिकुलर आपको एक लाइन दे दी गई है कि भैया जो क्रिप्टो करेंसी है वो यहाँ पर एक लीडिंग नेक्स्ट फेज है आपके डिजिटल रेवोल्यूशन का। तो इंडिया, अब यहाँ पे देखो एक लाइन यहाँ पर ये आपको समझ में आ रही होगी कि ये यहाँ पर ये बोला गया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो आगे का एक आपका अगला फेज होने वाला है। कहते हैं ना एक नया फेज आपका एक डिजिटल रेवोल्यूशन का एक भाग रहने वाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस लाइन के हिसाब से यहाँ पे आप लोग ये चीज समझ सकते हो कि साफ साफ बोला जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी आगे आपका लीड करेगा अगला जो फेज रहेगा डिजिटल रेवोल्यूशन में। तो ये आपका पहला भाग बन गया। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से है ये, कैसे ये भाग बनेगा, कैसे आपका नया फेज लेकर आएगा डिजिटल रेवोल्यूशन में। दूसरी चीज, इंडिया मस्ट नॉट मिस द बस। अब इंडिया के बारे में यहाँ पर क्यों बात करी गई है कि इंडिया के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया यहाँ पर अपनी जो बस है, बेसिकली इंडिया यहाँ पर इस चीज में कहीं पीछे ना रह जाए, उसकी बस यानी कि आगे चली जाए और वो पीछे छूट जाए, बाकी सब उसमें बैठ जाए। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को पता है ये कंट्री है एल सल्वाडोर, जिसने यहाँ पर आपका जो बिटकॉइन है उसे अपना लीगल, मतलब उसको अपना यहाँ पर लीगल वो बना रखी है। ठीक है, उसको यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, लीगल बना लिया, लीगल टेंडर दे दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हमें बाकी सारी कंट्रीज में देखने को मिल रही है। आपका आई थिंक एल सल्वाडोर आपकी पहली ऐसी कंट्री है जिसने यहाँ पर बिटकॉइन को यहाँ पर यूज करना शुरू कर दिया, उसको लीगलाइज कर दिया है। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे बोला जा रहा है कि आगे आपकी बहुत सारी कंट्रीज भी इसको यहाँ पर लीगल कर देंगी।
वहीं पे बात आपकी इंडिया की आ रही है कि इंडिया ने अगर इसको बैन किया था, क्योंकि हम लोगों ने खबरें तो सुनी है कि इंडिया ने बैन किया था, क्यों बैन किया था, व्हाट वर द इश्यूज, ये सारी चीजें हम लोग इसमें करने वाले हैं डिस्कस। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए 250 वर्ड्स में। नाउ कैसे अपना आंसर को यहाँ पर स्टार्ट करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो देखो सबसे पहले शुरुआत करो क्रिप्टो करेंसी से। आखिरकार क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्योंकि जब भी आप एग्जामिनर को समझाना चाहते हो कि भैया ये मेरा आंसर है, ठीक है, तो आंसर में सबसे पहले आपको क्या एक्सप्लेन करना है, इस वर्ड को, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी नाउ। तो सामने वाले जो आपका एग्जामिनर है उसको नहीं पता है, उसको नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, बिकॉज वो जानना चाहता है आपसे, आपके वर्ड्स में, व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेन करोगे दैट क्रिप्टो करेंसी आपकी एक डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी है जो कि रन करता है टोटली ऑन अ न्यू मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, ये आपके एक नए मॉनेटरी सिस्टम पे रन करता है, डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी है ये, और सपोर्ट करता है बाय अ डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के हिसाब से ये यहाँ पर वर्क करता है। ब्लॉकचेन कैसा है आपका, डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क है, ठीक है। और उसके बाद जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहती है आपकी, ये यहाँ पर इंश्योर करती है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं क्रिप्टो करेंसी में, उनको रिकॉर्ड करा जाए इन अ पब्लिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेटाबेस। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे आपके, ब्लॉकचेन हमेशा ये चीज इंश्योर करके रखता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है क्रिप्टो करेंसी में, उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखें पब्लिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेटाबेस में। और आपका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है आपका क्रिप्टो करेंसी का, वो है आपका बिटकॉइन। ठीक है, वो है आपका बिटकॉइन। बिटकॉइन आपका सबसे बेहतरीन इसका एग्जाम्पल रहता है। तो अगर आप लोग अपना आंसर में इसका एग्जाम्पल ये लिखेंगे, बिटकॉइन लिखेंगे, दैट इट वुड बी बेटर फॉर यू। ऑलराइट, तो ये आपने अपना पहला जो भाग है वो समझा दिया कि भैया क्रिप्टो करेंसी ये है आपकी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी ये हो गई। जीएस पेपर नंबर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जीएस पेपर नंबर 3 के लिए आपका ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसके लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयार रहें, अपने आंसर को डेवलप करें। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मुझे अपने आंसर्स लिख के भेजे हैं एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट बाकी सब कहाँ हैं, आप लोग प्लीज अपने आंसर्स को लिखें, भेजें, मैं आपको अपना रिव्यू उस पर जरूर दूंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर बैन क्यों किया गया था, ये सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार इन पर बैन क्यों लगाया गया था, लिमिटेशन क्या क्या थी। देखो क्रिप्टो करेंसी जो है आपकी, दे आर अ पुअर यूनिट ऑफ अकाउंट एंड दे आर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फ्रीक्वेंट एंड हाई फ्लक्चुएशन इन वैल्यू। उसके बाद ये यहाँ पर सेवरल रिस्क पोज करते हैं, काफी रिस्क है इनके अंदर। यहाँ पर आपका इंक्लूडिंग योर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म हो सकता है फाइनेंशियल कंसर्न्स में, ठीक है, फिर आपका स्टेट लिक्विडिटी के लिए है, क्रेडिट के लिए है, ऑपरेशनल रिस्क रह सकता है आपके यूजर्स के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपका आरबीआई, ये अब इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया ने इसको क्यों बैन किया था, व्हाई डिड आरबीआई ने इसको यहाँ पे बैन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर on the perspective of consumers, issued linked to the cryptocurrencies are heightened by the striking paucity of information, ठीक है, on the design, use and operation and indication of the market manipulation. So it is possible कि जो business models हैं आपके commercial banks में, they may be seriously disrupted. तो ये कुछ कारण रहे थे जिसकी वजह से यहाँ पर बैन करना पड़ा था। ठीक है, ये कुछ आपके सीरियस कंसर्न कारण रह सकते हैं, क्योंकि देखो मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिज्म हो चुका है आपका फाइनेंशियल कंसर्न्स में। तो ये क्या है कि यहाँ पर एक जो कंसर्न यहाँ पर एक पैदा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टेट है, उसकी लिक्विडिटी हो गई, क्रेडिट हो गया, कोई भी यहाँ पर रिस्क हो सकता है अपने यूजर्स के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर बैन को यहाँ पर डाला गया था, ये पर्टिकुलर बैन आया था, जिसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट का उस पर एक वो भी जजमेंट भी आया था। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिली है। नाउ डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, आपके वर्ल्ड में इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एल सल्वाडोर का एग्जांपल दिया यहाँ पे, तो वो लोग यहाँ पर देखो एल सल्वाडोर ने इसका इस्तेमाल क्यों किया, देयर वाज अ रीजन। क्योंकि क्या होता है कि जो आपका एल सल्वाडोर है, अगर आप देखो तो ये आपको, आप जब नॉर्थ अमेरिका देखते हो, नॉर्थ अमेरिका आपका ऊपर है, नीचे है आपका साउथ अमेरिका, बीच में आपके जो आइलैंड्स पड़ते हैं, ठीक है, उसके बीचों बीच आपका एल सल्वाडोर है, नीचे की तरफ आपको पनामा देखने को मिलेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ ग्वाटेमाला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो एल सल्वाडोर है, इसने जो अपनी करेंसी उसको डॉलराइज करवा रखा है। डॉलराइज करवा रखा है, सबसे पहली बात तो ये डॉलराइज आपका एक तो एल सल्वाडोर ने करवा रखा है, पनामा में भी आपका डॉलराइज्ड है, पनामा ने भी खुद को डॉलराइज करा रखा है अपने उसको, और आपका इक्वाडोर ने भी करा रखा है। दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि इन्होंने डॉलराइज करवा रखा है।
ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, एल साल्वाडोर की जो जीडीपी है, या फिर कह सकते हैं, हाँ जीडीपी ही कह सकते हैं कि जो इनके यहाँ के लोग हैं, ठीक है, वो एज यहाँ पर आपके रेफ्यूजी के तौर पर बेसिकली कह सकते हैं कि एज ये लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके अब्रॉड में जाके वर्क करते हैं, अब्रॉड में जब जाके वर्क करते हैं वहां से क्या है अपने देश में पैसा भेजते हैं, तो उसकी वजह से बीच में, ठीक है, जो यहाँ पर खर्चा पानी ये सारी चीजें जो होती है ना, ये यहाँ पर काफी ज्यादा बेहद हो जाती है। तो इस वजह से क्या है कि एल साल्वाडोर ने सोचा कि हम यहाँ पर जो बिटकॉइन है उसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल जो है उसे लीगल कर देते हैं, ठीक है, उससे हमें काफी फायदा होगा, उससे क्या होगा, इनकी जीडीपी जो है वो यहाँ पर बूम अप हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से आपका एल साल्वाडोर इसमें आगे आया, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने तो लीगल कर दिया इसे, पर यहाँ पर इसके बहुत सारे कंसर्न्स भी रह रहे थे, इस वजह से यहाँ पर आपका जो इंडिया है, इंडिया थोड़ा सा हिचकिचा रहा है इसके ऊपर वर्क करने से, ठीक है। और जब आपका आरबीआई ने इस पे बैन लगाया था, ये पर्टिकुलर आपके कुछ स्टेटमेंट्स आए थे आरबीआई के, उसके बाद जो आपकी बाकी की बैंक्स वगैरह थी, ठीक है, वो यहाँ पर क्या कर रही थी कि जो लोग थे जो यहाँ पर वर्चुअल करेंसीज का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे, उनको यहाँ पर नोटिस वगैरह भेज रही थी, जिस पे अभी हाल फिलहाल में आपकी जो आरबीआई है, आरबीआई का स्टेटमेंट आया कि भैया देखो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है ना, कंसर्न रहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ऐसी कोई चीजें हो गई, जो आपकी यूजर्स हैं वो यहाँ पर अगर किसी रिस्क पर आ गए तो उस टाइम पे क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रहती हैं, ऑलराइट। और दूसरी चीज देखो, अब यहाँ पर बात हो रही है, देखो आपका यहाँ पर हो गया कि बैन क्यों किया गया था, ठीक है, पहले आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी का फायदा क्या है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्चुअल में अगर इंडिया इन सारे बैंस को हटा देती है तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमें किस तरीके से मदद मिलेगी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, ठीक है, जिससे हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। देखो पूरा वर्ल्ड आपका आगे बढ़ रहा है, तो उस रेस में इंडिया पीछे नहीं रह जाना चाहिए। तो आप लोग जब भी अपना आंसर लिखोगे तो आप लोग पहले यहाँ पर बैन को मेंशन कर देना कि किस तरीके से यहाँ पे बैन किया था या क्या कंसर्न रहे थे बैन करने के, उसके बाद आप लोग बताना कि फायदे क्या है। अगर यहाँ पे ये जो बैन्स वगैरह हैं इनको लिफ्ट कर दिया जाता है तो व्हाट आर द लाइक जो हेल्प मिलेगी इन कोऑपरेशन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, तो वो क्या रहेगी। सबसे पहले देखो, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपकी, इट इज एन अंडरपाइनिंग टेक्नोलॉजी बिहाइंड मेनी क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है, एक अंडरपाइनिंग टेक्नोलॉजी है ये आपके जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके पीछे इट्स एन अंडरपाइनिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो आपकी ब्लॉकचेन है इसको कंसेप्चुअलाइज करा रखा है, मतलब वेरिफिकेशन जो है आपका एनोनिमस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है आपके बिटकॉइन वगैरह में, तो यहाँ पर काफी सारे मतलब बहुत सारे लोगों को इसका यूज करते हुए देखा है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन व्हिच वाज conceptualized फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ एनोनिमस, ठीक है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन इन बिटकॉइन has since been adapted for many other purposes, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पर्पसेस थे, इसीलिए यहाँ पर ये वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीजें यहाँ पर यूज करी गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर ये हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा, ऑलराइट। दूसरा आपका क्या है ना कि इंडिया अपनी खुद की जो वो है, जो आपकी डिजिटल वो है करेंसी है उसको लेके आने वाला है, जिसका नाम है आई थिंक लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी। तो ये भी एक पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स where every transaction is recorded and is open to verification by many persons while maintaining confidentiality, ठीक है, and it quickly detects fakes and disallows duplicate transaction। तो ये यहाँ पर बहुत तेजी से डिटेक्ट कर लेता है फेक और डिसअलाउ कर देता है डुप्लीकेट ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। तो ये फायदा है यहाँ पर। दूसरी चीज देखो, जो आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, it forms a crucial part of your industrial revolution 4.0। ये बहुत ही important line है। I want you to mention this line whenever you are writing your answers, ठीक है। इस लाइन को हमेशा इस्तेमाल करना कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो फॉर्म कर रही है क्रूशियल पार्ट, एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट फॉर्म कर रही है आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आ रहा है उसके तहत। और यहाँ पर अगर देखा जाए, इट ऑल्सो एस्टिमेट द ब्लॉकचेन आपका जनरेट करेगा कम से कम आपका $3.1 ट्रिलियन इन न्यू बिजनेस वैल्यू बाय 2030। तो ये एक एस्टिमेट लगाया गया है, एक प्रिडिक्शन है कि जो ब्लॉकचेन है आपका वो यहाँ पर इतना पैसा जो है, वो यहाँ पर इतना पैसे का जो बिजनेस है वो यहाँ पर आपका जनरेट करेगा, ठीक है, आपके 2030 तक। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए कि भैया इस वजह से आप लोग यहाँ पर लिफ्ट कर दो इस बैन को, ठीक है। और कुछ फायदे ये हैं, देखो जो आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर हेल्प करती है इंश्योरेंस कंपनी को, इंक्लूडिंग री इंश्योर्स, ठीक है, एंड रेगुलेट करती है एक्सेस को जो कि रिक्वायर कर रहा है डेटा, एंड इट विल इन टर्न हेल्प देम इन सेटिंग द इंश्योरेंस क्लेम एट अ मच फास्टर रेट। तो यहाँ पर
जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उनके लिए ये यहाँ पर काफी बेनिफिशियल साबित होता है। किस तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, जो एक्सेस करते हैं आपके रिक्वायर्ड डेटा को, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, इट विल इन टर्न ये हेल्प करने वाला है उनको कि वो सेटअप करें, दे विल सेटलिंग द इंश्योरेंस क्लेम, जो सेटल कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस क्लेम्स को बहुत ही तेजी के रेट में, मतलब बहुत तेजी से यहाँ पर ये उनको सेटल डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये यहाँ पर आपका यूज करे, मतलब इसको यूज कर सकते हैं हम इम्प्लीमेंट करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को। और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दे आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द मैचिंग ऑफ टर्म्स एंड आर वैलिडेटेड बाय अदर पार्टीज instantaneously and without the need of an intermediary. ओके फिर यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी एक्ट है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एंड दीज करेंसीज में इनेबल टेक सैवी ट्रेडर्स टू हेज ग्लोबल वोलेटिलिटी, ठीक है, और इसने ये पर्टिकुलर चीज आपका जो फाइनेंशियल टर्मोइल हुआ था 2012-13 में भी यहाँ पर किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसी एक्ट है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो कि यहाँ पर जो करेंसीज वगैरह है उनको इनेबल करेगा टेक सैवी ट्रेडर्स को, ठीक है, टू हेज अ ग्लोबल वोलेटिलिटी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आपके पॉइंट्स रहे कि ये अगर हम ऐसा कर देंगे तो यहाँ पर हमें काफी हद तक फायदे देखने को मिलेंगे हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, यहाँ पर अगर आपका वे फॉरवर्ड जो रहेगा, जो आपका आंसर यहाँ पे रहना चाहिए, मैंने जैसे आपको हमेशा बताया कि यहाँ पर आपका जो भी आंसर रहे वो हमेशा एक पॉजिटिव मैनर में रहना चाहिए, कोई भी इधर उधर की बात नहीं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, rather than impose bans, it would be more pragmatic to institute awareness campaigns to alert investors to specific risks and to monitor traders to fraud and scams. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हम बैंस को यहाँ पर इम्पोज कर रहे हैं, उससे बेहतर ये होगा कि हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, कैंपेन्स करें अवेयरनेस के तौर पे, ठीक है, और उनको लोगों को जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर अलर्ट कर दें कि देखो ऐसे ऐसे स्पेसिफिक रिस्क रह सकते हैं, मॉनिटर मतलब जो ट्रेड वगैरह है, ठीक है, वहां पे आपके फ्रॉड स्कैम ये सारी चीजें हो सकती है, ताकि क्या हो कि लोगों के दिमाग में ये चीज आइडिया हो कि अच्छा ये सारी चीजें हो सकती है। तो इस वजह से क्या है कि वो अपने दिमाग आंखें सारी चीजें खोलकर वर्क करें। जो आपका फिनटेक इंडस्ट्री है, इट नीड्स टू जॉइंटली it needs to jointly with the RBI and the government on the constructive policy framework for cryptocurrencies in India. इसके कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, there is a need for RBI कि वो यहाँ पर फॉर्मुलेट करे एक डिटेल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, जिससे हिसाब से क्या हो सके कि यहाँ पर लाइसेंस हो सके आपका वर्चुअल करेंसी, ठीक है, जैसे कि आपके एक्सचेंज वर्क के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो सके। उसके बाद जो लोकल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इट वुड बी आस्क्ड टू एडर टू केवाईसी, अब यहाँ पर केवाईसी भी करनी पड़ेगी, ठीक है, फॉलोड बाय योर स्टॉक एक्सचेंजेस एंड ऑल। तो यहाँ पर आपको केवाईसी वगैरह करनी पड़ेगी। लोकल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होगा, ठीक है, वो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भैया आप लोग पहले यहाँ पे केवाईसी के जो नॉर्म्स है उसको यहाँ पे फॉलो करो, ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पर आप कुछ कर सकते हो आगे। एंड देयर इज अ नीड फॉर फिनटेक इंडस्ट्री कि वो यहाँ पर शो करे कि जो वर्चुअल करेंसी ट्रेड है, इट कैन बी कैरिड ऑन in a safe and responsible manner and self-imposed safeguards and such as educate customers due to diligence, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिनटेक है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज का मेक श्योर करे कि जो आपकी वर्चुअल करेंसी ट्रेड है वो यहाँ पर एक सेफ और रिस्पॉन्सिबल मैनर में यहाँ पर इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कस्टमर है उसका यहाँ पर सारी चीजें आपकी जो सिक्योरिटी वगैरह है सब मेंटेन हो, तो ये ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर एक इमीडिएट स्टेप ये रहेगा कि इट वुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, ताकि वो यहाँ पे डेजिग्नेट कर सके वर्चुअल करेंसी को, ठीक है, एज रिपोर्टिंग एंटिटीज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को आपको यहाँ पर इसमें एड ऑन जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद these steps should ideally be done by a new expert regulatory body with capability in technology, economics and finance. तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका नए एक्सपर्ट एक नई रेगुलेटरी बॉडी को यहाँ पर लाना चाहिए, जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में डील करे, आपकी टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में और फाइनेंस में। तो दिस शुड बी योर वे फॉरवर्ड, योर कंक्लूजन आपका इसी तरीके का होना चाहिए कि जिसमें आप लोग यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स रख पाए, ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स रख पाए जो कि यहाँ पर आपकी एक मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करें कि इफ इंडिया इज लाइक बैन यहाँ पे इम्पोज कर रहा है, बट यहाँ पर चीजें हमारे हाथ से छूट ना जाए, है ना, हमें टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ना है, वी आर गेटिंग डिजिटलाइज्ड, ठीक है। तो उसी हिसाब से वी शुड बी लाइक, हमें जो एक नई हवा जो चल रही है आपके डिजिटल की,
ठीक है, वर्चुअल करेंसी की, तो उसी के साथ हमें भी बहना चाहिए। तो उसके भाव के लिए हम यहाँ पर, ठीक है, क्या पॉइंट्स रख सकते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको पॉइंट्स रखने हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट योर मॉडर्न इंडिया। नाउ मॉडर्न इंडिया आपके यूपीएससी के लिए, आप लोगों को पता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। बहुत ही हिस्ट्री के जो एस्पेक्ट है आपके भैया, एंशियंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। मॉडर्न इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड मॉडर्न इंडिया में जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, ठीक है, ये सारे जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं, गोखले साहब है, ये सब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो दैट्स व्हाई हमें मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ती है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पर ये बात कर रहा है, discuss how the policies of Jawaharlal Nehru helped in the nation building and the post-independence consolidation of India। यहाँ पर आपको बताना है कि भाई डिस्कस करनी है आपको वो पॉलिसीज जो कि जवाहरलाल नेहरू जी, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री बन चुके थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो यहाँ पर ले आए थे। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट को यहाँ पर उन्होंने लागू कर दिया था, शुरुआत कर दी थी उससे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि आपकी जो पॉलिसीज रही थी जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे हेल्प किया था एक नेशन बिल्डिंग में, पोस्ट इंडिपेंडेंस को कंसोलिडेट करने में, मतलब जो कंसोलिडेशन रहा था इंडिया के तहत, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, नाउ हाउ वुड यू स्टार्ट योर आंसर। सबसे पहले देखिए, इंडिया ने अपनी जो इंडिपेंडेंस है कब गेन करी थी, 1947 में। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या बताना है, इन्होंने ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर शुरू में ही स्टार्ट है कि आपको डिस्कस करनी है पॉलिसीज, हाउ द पॉलिसीज। नाउ पहले तो आपको बतानी पड़ेंगी पॉलिसीज क्या थी, ठीक है, और ये किस तरीके से ये जो पॉलिसीज थी ये हेल्प कर रही थी। पहले पॉलिसीज, नाउ यू हैव टू टेल हाउ दे वर हेल्पिंग आउट। ठीक है, किसके लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, यानी कि आपको सारे पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे, दैट टू इन अ वेरी डिटेल मैनर। ओके, नाउ इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, बट एज अ नेशन यहाँ पर हमें काफी सारे डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़े थे, क्योंकि हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही थी, कम्युनल वायलेंस चल रहा था, है ना, और पार्टीशन के टाइम पे ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा देखने को मिली थी, क्योंकि जो आपकी मुस्लिम लीग थी वो एकदम से अलग हो गई थी कांग्रेस से, एक अलग, वो कैसे ना, एक बहुत इजी तरीके से हम समझ सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान का जो इशू रहा था। ठीक है, जो आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग का रहा था। देखो, आपका कोई भी देश हो, अगर आप एक बारी को, हम हैं, चाइना है, इंडिया और चाइना है, यहाँ पर एक हो सकते हैं, पर आपका इंडिया और पाकिस्तान एक नहीं हो सकता है। There's a reason। यहाँ पर जब सगे भाई होते हैं ना, जो आपके रियल ब्रदर्स होते हैं, मान लो आपके जो रियल ब्रदर्स हैं, उनके बीच में अगर किसी भी बात पे लड़ाई हो जाए, ठीक है, अलगाव हो जाए, तो वो लोग एक दूसरे से सदा सदा के लिए बात नहीं करते। उन दोनों के बीच में काफी हद तक एक टसल रहती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका दुश्मन सगा हो जाएगा, पर ये जो दो अलगाव हुए भाई है ना, जो अलग हुए भाई हैं, वो एक साथ मिलने में थोड़ी सी दोनों आपस में अपनी वो रंजिशें दिखाते हैं, इसका ईगो इतना है, इसका ईगो इतना है, तो वो दोनों का बराबर रहता है। ठीक है, तो वही स्थिति यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की उस समय देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उस टाइम पे हमें कम्युनल वायलेंस देखने को मिल रहा था, बहुत हद तक जो देश की स्थिति थी वो बहुत खराब थी, पॉवर्टी थी, इलिटरेसी थी, लैक ऑफ डेवलपमेंट था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, आपके जो फॉरेन पॉलिसीज थी, ठीक है, वो यहाँ पर एक तरीके से जियो पॉलिटिक्स ही यहाँ पर देखने को मिल रही थी। ठीक है, एंड इट वाज विटनेसिंग द स्टार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। यहाँ पर एक कोल्ड वॉर की जो स्थिति थी वो यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी थी। ठीक है, और यहाँ पर आपके अंग्रेजों ने जिस तरीके से यहाँ पर आपकी हालत कर दी थी हिंदुस्तान की, वो काफी हद तक बदतर थी, क्योंकि अंग्रेजों का काम क्या था, टैक्स वसूलना, पैसे कमाना, लोगों को मैनिपुलेट करना, एक्सप्लॉइट करना, जितना जी मर्जी से वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट करना। और उसके बाद जब उनसे संभला नहीं गया, जब सरकार यहाँ पर बेकाबू, जब यहाँ पर लोग हो गए और सरकार से वो चीज संभल नहीं पा रही थी, तो सरकार ने सोचा कि भागो भागो भागो, अब तो जान बचा के भागने वाली स्थिति। तो वही सारी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब उसके बाद जब आपका एक देश होता है ना, जो देश आपका आधे से ज्यादा, ये कह सकते हैं हम, खत्म हो चुका होता है, उसमें आपकी पॉवर्टी भी है, गरीबी भी है, इलिटरेसी भी है, डेवलपमेंट तो है ही नहीं ज्यादा, तो क्या करेंगे उस समय पे, वो समय पे जवाहरलाल नेहरू जी आपके पहले प्रधानमंत्री बने, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बने हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और उनका जो इनिशिएटिव था यहाँ पर कि वो यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए, पॉलिसीज लेकर आए, जिन्होंने यहाँ पर हेल्प किया नेशन बिल्ड करने के लिए। ठीक है, हिंदुस्तान
जो आपका फॉर्म हुआ था, इंडिया जो फॉर्म हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया को, यहाँ पर इनकी बहुत मदद रही थी, इनकी जो पॉलिसीज वगैरह आई थी। ये आपका जीएस पेपर नंबर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग याद रखें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोगों ने बता दिया कि क्या क्या स्थिति देखने को मिल रही थी ना। अब ये पॉलिसीज हैं और पॉलिसीज किस तरीके से यहाँ पे वर्क करेंगी, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना। कंसोलिडेशन ऑफ द नेशन, जवाहरलाल नेहरू जी ने एस्टैब्लिश किया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को, कमिटी को, यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमिटी थी उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने एस्टैब्लिश किया कि वो यहाँ पर फुलफिल करेगी रीजनल एस्पिरेशन को, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, जो रीजनल एस्पिरेशन है उनको यहाँ पे फुलफिल करेगी, एंड वुड लोअर द चांसेस ऑफ देम वांटिंग टू सीड फ्रॉम द नेशन। ठीक है, और ये यहाँ पर जो चांसेस हैं, ठीक है, उन चांसेस को कि मतलब वो लोग यहाँ पर दे वांट टू लाइक सीड फ्रॉम द नेशन, सो दैट्स व्हाई उस चांसेस को यहाँ पर कम करने की कोशिश करी जा रही थी। दूसरा, रिहैबिलिटेशन ऑफ द रेफ्यूजीज, तो रेफ्यूजी जो आपके पाकिस्तान से थे, ठीक है, दे वर गिवन शेल्टर एंड अटेम्प्ट्स वर मेड टू रिड्यूस कम्युनलिज्म, तो यहाँ पर बहुत कोशिश करी जा रही थी कि कम्युनलिज्म यहाँ पर खत्म हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, बहुत इस चीज पे कोशिश करी जा रही थी। देखो पाकिस्तान के प्लान के लिए यहाँ पर कांग्रेस वाज नॉट रेडी, Congress was not ready. Even Mahatma Gandhi ji was very sad on that day when this partition was happened. क्योंकि माउंट बैटन जी जब यहाँ पर आए थे, आपका माउंट बैटन जी जब यहाँ आए तो वो अपना एक प्लान लेकर आ गए यहाँ पर, ठीक है, और ये जब यहाँ पर इंडिया में आए तो एक कमरे में बैठ के, ठीक है, एक तो इनका पेट खराब हो गया था, ठीक है, दूसरी चीज क्या थी कि इनको यहाँ पर आके एक कमरे में बैठ के आप एक लकीर खींच रहे हो कि ये आपका यहाँ पे डिवाइड हो गया बिना सोचे समझे, है ना, तो वो यहाँ पर एक तरीके से काफी बुरी स्थिति हो गई थी, और यहाँ पर महात्मा गांधी जी उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे, उन्होंने जिन्ना को बोला भी था कि आप एक काम करो, आप सरकार बनाओ, ठीक है, हम तो कह रहे हैं आप हमें किसी भी उपाधि में मत रखना, कहीं पे भी मत रखना, आप सरकार बनाओ, अब जो करना है जैसे करो, पर यहाँ पे अलग होने की बात मत करो, पाकिस्तान को फॉर्म करने की बात मत करो। उनकी देखो पाकिस्तान फॉर्म करने की बात उनकी, तो आपके जो 14 पॉइंट्स आते हैं, तो ये सारी पॉइंट्स आपके आप लोग यहाँ पर मेंशन करके चलेंगे तो अभी बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही सोचा जाता था कि जो आपके रेफ्यूजीज वगैरह हैं पाकिस्तान में, ठीक है, रेफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान वो गिवन शेल्टर, और अटेम्प्ट्स करे जा रहे थे कि यहाँ पे कम्युनलिज्म को खत्म करा जा सके। उसके बाद सेक्युलरिज्म की बात करी जाए तो इट वाज मेनली ड्यू टू जवाहरलाल नेहरू के जो एफर्ट्स रहे थे कि इंडिया में वो इमर्ज कर सके एक सेक्युलर स्टेट को, ठीक है, मिड 20th सेंचुरी में। उसके बाद यहाँ पे मच बिफोर इंडिपेंडेंस ही प्लेड अ हीरोइक रोल in the development of a secular basis for Indian polity, और उसके बाद this helped in the building of narrative of unity and diversity, जो आपकी यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी एक टर्म है, ठीक है, उसको यहाँ पर काफी हद तक हम कह सकते हैं वो यहाँ पर आपकी सूट करेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि हेल्प इन बिल्डिंग द नरेटिव, ठीक है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, क्योंकि यूनिटी में ही आपका सब कुछ है, अगर हम एक साथ हैं तो सब कुछ हमारे हाथ में है, ठीक है, अगर हम अपनी सारी जो मुट्ठी अगर हम खोल देंगे ना तो हमारी सारी उंगली जो है वो फ्री हो जाएंगी, और अगर हम मुट्ठी को बंद कर लेंगे तो हमारे हाथ में जो भी चीज है वो बंदी की बंदी रहेगी, ठीक है, जो यूनिटी है वो मेंटेन रहेगी। तो जैसे ही हम इस मुट्ठी को खोलते हैं जो भी हमारे हाथ में होता है वो सब बिखर जाता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद welfare state, Jawaharlal Nehru was practical idealist and believed that the socialism and democracy would not contradictory but complementary to each other। तो जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ ये चीज पर्टिकुलरली बोली थी कि जो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि जो सोशलिज्म है, जो डेमोक्रेसी है, वो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है पर कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, और यहाँ पर वो यहाँ पर बिल्ड करना चाहते थे एक वेलफेयर स्टेट को फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सबके पास जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, वो तो देखो आज भी नहीं है, इक्वली यहाँ पर जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, आज भी नहीं है, एफर्ट्स थे, पॉलिसीज थी उनकी, पर आज अगर वो देख रहे हो हमारे देश की स्थिति तो वो आज भी वैसी नहीं है ना। आज आपका कुछ वर्ग है जो बहुत पैसे वाला है, कुछ वर्ग है जो बहुत ही गरीब है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है हमारे देश में आज भी, तो वो चीज को हमें खत्म करना ही होगा, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग कमीशन, जवाहरलाल नेहरू, अ pragmatic socialist, understood the importance of welfare state, उनको समझ में आ गया था welfare state की importance क्या है हमारी कंट्री के अंदर, and which does not have a sufficient infrastructure, तो यहाँ पर एक sufficient infrastructure भी नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पर establish किया प्लानिंग कमीशन, ठीक है, for long term planning of social schemes। उसके बाद यहाँ पर लेकर तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, he being the foreign minister did not want to join either the power blocks, also he did not want India to remain aloof from the world politics, ठीक है, तो therefore जो नेहरू जी थे उनका जो विजन था, उनका विजन यही था कि वो अप्रोच करें, एस्टैब्लिश करें आपके नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को with other third world countries to prove to be an ideal फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, ठीक है, वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से हमारा जो देश है वो कभी भी पीछे ना रहे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से कभी भी यहाँ पर आपका दबा ना रह जाए, उसको भी यहाँ पर आगे आना होगा, ठीक है, हमें भी वो एक कंट्री बनना होगा जो कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज करी जाए आपके पूरे वर्ल्ड में, तो वो हमारी कंट्री आज है ना, वो हमारी कंट्री आज है जो कि वर्ल्ड के हिसाब से यहाँ पर रिकॉग्नाइज करी जाती है ना, और वी ऑल आर प्राउड टू बी एन इंडियन। चलिए फिर यहाँ पर आप लोग कंक्लूड कैसे करोगे, आपको यहाँ पे कंक्लूड करना है कि डेस्पाइट यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस थे, नेहरू जी बहुत सक्सेसफुल रहे कि वो मेंटेन कर पाए, स्ट्रेंथन कर पाए अपने नेशन को, सब लोगों को एक साथ एकजुट रख पाए, और ये जो ट्रेडिशन था आपके नेशनल मूवमेंट का, ही नर्चर्ड द न्यूली बॉर्न नेशन, ठीक है, एक नया देश आपका उत्पन्न हुआ, एंड दैट इज व्हाई he is widely acclaimed as one of the architects of modern India। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपके रहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो महात्मा गांधी जी ने अपना जो पूरा जिंदगी उन्होंने अपनी देश को न्यौछावर कर दी थी, साउथ अफ्रीका से वो चाहते तो नहीं आते पर वो यहाँ पर आए, क्योंकि उन्होंने साफ साफ साउथ अफ्रीका में भी एक चीज बोली थी कि मुझे मेरा देश बुला रहा है और मैं जाऊंगा, तो वही चीज है कि नेहरू जी वाज लाइक आपके यंग लीडर थे, कांग्रेस के यंग लीडर थे नेहरू जी, आपके सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने भी आपके काफी सारे एफर्ट्स किए, वही सेम चीज आपके नेहरू जी की थी, नेहरू जी ने यहाँ पर ये पहले प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने पे आपके बहुत सारा बोझ रहता है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसको यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं वो ज्यादा फेस करने को मिलते हैं, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको भी काफी सारे चैलेंजेस अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं, है ना, तो वो सारी चीजें क्या है कि एक साथ सबको लेके चलना भी बहुत जरूरी है, ओके, तो वही सारी चीजें आपको इस अपने आंसर में लिखनी है। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, और एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लिखो, बहुत जरूरी है आंसर्स लिखना, ठीक है, और उसको भेजो, मैं आपको रिव्यू करूंगी आपके आंसर्स पे। ऑलराइट, चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।